हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वायरमेंट के करंट अफेयर। ये इन्वायरमेंट के करंट अफेयर अगस्त मंथ के हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे अगस्त मंथ के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला हमारा करंट अफेयर था नगर वन योजना के बारे में। नगर वन योजना को जनरली पार्लियामेंट ने डिस्कस किया था उस टाइम, और इसीलिए ये न्यूज़ में आ गई थी और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, टू क्रिएट 400 अर्बन फॉरेस्ट एंड 200 नगर वाटिका इन एटलीस्ट 20 हेक्टेयर लैंड। देखिए, 20 हेक्टेयर लैंड पे इतना अर्बन फॉरेस्ट और इतना नगर वाटिका लगाने थे इनको। और कब तक का एम रखा गया है? ये 2020 से 2025 तक का एम रखा गया था। ठीक है, 2020 में लॉन्च हुई है। और जो वैन थी उनको मेंटेन कौन करेगा? इसे स्टेट गवर्नमेंट्स मेंटेन करेंगी, तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फंडिंग कौन करेगा? तो कैंपा फंड से इसे फंड मिलेगा। कैंपा क्या है? कंपनसेटरी ए फॉरेस्टेशन फंड 2016 में बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। और किससे इंस्पायर हुई है? रोल मॉडल क्या है? वारजे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे की जा रही है। ठीक है, ये अर्बन फॉरेस्ट्री आप देख रहे हैं, इसके लिए कूल द एयर को कूल किया जाता है, देन रेगुलेशन किया जाता है, फिल्टरेशन होता है, मिटिगेशन होता है। ठीक है, और हमें आप देख रहे हैं किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हैं, एसडीजीज को ध्यान में रखते हुए। ओके, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ईच रिकॉर्ड ऑफ डिजिटल हर्बेरियम इंक्लूड द इमेज ऑफ द प्रिजर्व। अब यहाँ पे डिजिटल हर्बेरियम की बात की गई थी, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम की। ओके, ये इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम क्या है कि ये वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लोरा बनने वाला है हमारी कंट्री का। ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है अबाउट हर्ब्स, अबाउट आवर फ्लोरा। ठीक है, इसके बारे में रखी जाएगी, अबाउट फ्लोरा, फ्लोरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रखा जाएगा। और इसे कौन डेवलप कर रहा है? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई डेवलप कर रहा है। ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ओके, क्या है इसमें कि हर एक रिकॉर्ड को इंक्लूड करा जाएगा। इसमें इस पे इमेज होगा हमारे फ्लोरा का, स्पेसिमन होगा, साइंटिफिक नेम्स होंगे, लोकेलिटी होगी, और ये सभी चीज़ें, मतलब एक पूरा डेटा बनाकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखा जाएगा, एक डेटा रखा जाएगा। फिर ग्रेट बैरियर रीफ बहुत न्यूज़ में था अगस्त मंथ में। तो क्या था ग्रेट बैरियर रीफ? आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है, विच इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज, एम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पास 36 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हमें नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ सबसे लार्जेस्ट दिखा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोरल रीफ है। कहाँ लोकेटेड है? इन ऑस्ट्रेलिया। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1981 में इंक्लूड किया गया था। डेफिनेशन क्या होती है कोरल्स की, ये याद रखना है। तो डेफिनेशन है, कोरल्स आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स, ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं और एनिमल्स हैं विच डू नॉट पोजेस अ स्पाइन, इनके पास स्पाइन नहीं होता है। और दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लानट, सबसे लंबा जीने वाले ये ही होते हैं। ठीक है, कोरल रीफ की बात करें तो कोरल रीफ क्या है? एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है। ठीक, जिसमें रीफ बिल्डिंग होती है, यानी पूरी एक हमारी ग्रुप्स होते हैं कोरल्स के। रीफ आर फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, एक कॉलोनी होती है ऑफ कोरल पॉलिप्स की। ठीक है, जो कि हेल्ड टुगेदर बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से ये एक साथ बंधे रहते हैं। कोरल ब्लीचिंग न्यूज़ में रहती है। ये हमारे यूपीएससी और सीडीएससी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कोरल ब्लीचिंग पे भी कई बार बनकर आया है। कोरल ब्लीचिंग में कोरल्स होते हैं कलरफुल। ठीक, और ये कलरफुल कोरल्स जब वाइट होने लगते हैं तो हम कोरल ब्लीचिंग
ब्लीचिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो क्या होता है कि ये अपने एल्गाइस को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसका मतलब उसको वो रिलीज कर देते हैं, हटा देते हैं। ड्यू टू पॉल्यूशन भी होता है ये, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी होता है, ठीक। लाइट वो और स्ट्रेस, लाइट का स्ट्रेस या न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस आने पे भी ये कोरल ब्लीचिंग जैसी चीज़ें होती हैं और ये वाइट हो जाते हैं। ये मार्च 22 में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कोरल ब्लीचिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। इस वजह से इसे भी पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है कोरल का, तो कोरल सपोर्ट करते हैं 25% मरीन इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, इवन दो कोरल्स ऑक्यूपाई ओनली 1% ऑफ द सी फ्लोर। सिर्फ 1% होता है सी फ्लोर पे, तो भी ये जो है बहुत बड़ा मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑक्यूपाई करके चलता है। कोरल रीफ सिस्टम जनरेट $2.7 ट्रिलियन इन एनुअल इकोसिस्टम वैल्यू। हमारे इकोसिस्टम में ये $2.7 ट्रिलियन ऐड करता है, ठीक है, ये याद रखना, $2.7 ट्रिलियन। ओके, लाइवलीहुड एक्टिविटीज इसी के थ्रू लोगों की चलती हैं। नेक्स्ट बात करें तो न्यूज़ में था ये, आप यहाँ पे कोरल्स देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कोरल्स दिख रहे होंगे, कैसे कोरल ब्लीचिंग होती है वो दिख रही है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको। और ये भी याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ है किस पार्ट पे ऑस्ट्रेलिया के, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे ऑस्ट्रेलिया के पड़ता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा मैप पॉइंटिंग आपको याद रखनी है यहाँ से। देन दो तरीके के कोरल्स होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट from sea water to build hard white corals ecoskeleton। white होते हैं और hard होते हैं। soft coral attach themselves to hard skeleton। soft coral इस hard skeleton पे ही attach हो जाते हैं और धीरे धीरे वो old हो जाते हैं, built by the ancestor, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेस ऑफ द कोरल दिख रहा होगा, टेंटिकल्स दिख रहे हैं, नेमाटोसाइट्स दिख रहे हैं। तो और ये टाइप्स ऑफ कोरल्स हैं, दो टाइप आपको दिख रही है। ग्रेट बैरियर रीफ हैज सीन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर इन द पास्ट 36 ईयर। 36 ईयर में सबसे ज़्यादा हमें ग्रेट बैरियर रीफ्स में कोरल देखने को मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क की तरफ। भीतरकनिका नेशनल पार्क न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट जो है रीच कर गया है क्रोकोडाइल्स का। यहाँ क्रोकोडाइल्स में बहुत ज़्यादा हो गए थे और उनका सैचुरेशन पॉइंट यानी कि यहाँ पे उनका पॉइंट बहुत लेवल पे बढ़ गया था और इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में, आप जानते हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये आफ्टर, पहला कौन है, पहला है सुंदरबन, ठीक, ये याद रखना है। वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर सक्सेसफुल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंजर्व हो गए हैं, ठीक है, सक्सेसफुल की भी लिमिट ये क्रॉस करने वाला है, तो इस वजह से न्यूज़ में है। और हमको ये याद रखना है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। पहला मैनग्रोव फॉरेस्ट बड़ा कौन सा है वर्ल्ड का, वो है सुंदरबन। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। और सेकेंड पे आता है भीतरकनिका नेशनल पार्क जिसमें पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल की तीनों स्पेशीज ही देखने को मिलती है, सॉल्ट वाटर भी देखने को मिलता है और हमारा जो जेंट क्रोकोडाइल्स होते हैं यही सॉल्ट वाटर, उसके साथ साथ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी देखने को मिलते हैं और घड़ियाल भी यहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको याद रखना है। इट वॉज फाउंड दैट क्रोकोडाइल हैव killed as many as 50 people since 2012 and around the park, while 25 crocodiles died during the same time after entering the human settlement। यानी यहाँ पे हो रहा है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसी के लिए कई कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं, इस वजह से हमें ये याद रखना है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर भीतरकनिका की लोकेशन देखें तो भीतरकनिका कहाँ है, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन द मैप, यानी एकदम कोस्टल पे है, कोस्टल पार्ट पे है। और ये आपको कोणार्क उड़ीसा दिख रहा होगा, कोणार्क मंदिर यहाँ यहीं पे है। देन भुवनेश्वर उड़ीसा, और ये आपको
याद रखना है एज अ मैप पॉइंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इको स्ट्रेस की ओर। क्या है इको स्ट्रेस? इको स्ट्रेस न्यूज़ में था क्योंकि नासा ने बिल्ड किया है इकोसिस्टम एंड स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन, जिसका नाम इनने रखा है इको स्ट्रेस। किसने बिल्ड किया है? नासा ने। ये याद रखना है, हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा ने क्या बताया इसके बारे में कि मल्टीपल वेवलेंथ की इमेजिंग करेगा स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर use by vegetation, the water stress and the ability to adapt to a warming climate। यानी जो वॉर्मेशन, जो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें देखने को ये हेल्प करेगा, और वाटर स्ट्रेस को भी देखने को हेल्प करेगा। मतलब एक तरीके से ये दिखाएगा कि वाटर स्ट्रेस हो रहा है, कितना हो रहा है, और वेजिटेशंस कैसे ग्रो कर रही हैं, एबिलिटी टू अडाप्ट वार्मिंग क्लाइमेट, ये सब देखने को हमें यहाँ मिलता है। और वाइल्ड फायर्स पे भी ध्यान रखेगा। तो नासा ने बिल्ड किया है इको स्ट्रेस, बस ये हमको बहुत ध्यान से याद रखना है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है प्रॉपर्टीज किसकी? लाइट की, और एक स्पेसिफिक पोर्शन तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वही जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें हमारी गामा यूवी रेज होती हैं उसकी बात ये कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इको स्ट्रेस ऐसी मशीन कुछ बनाई हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व की। तो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व के बारे में हमें कुछ चीज़ें एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू याद रखनी है, और एलिफेंट्स के लिए भी याद रखनी है। तो ये क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अगस्त्य मलाई रिजर्व, दैट इज कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है ये, एज इंडिया 31st एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो अगस्त में 31 एलिफेंट रिजर्व हमारे पास हो गए हैं, और अगस्त्य मलाई उसमें ऐड हुआ है। दिस विल बी 5th एलिफेंट रिजर्व इन द स्टेट, पांचवा है इन तमिलनाडु। बेनिफिट क्या है? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बी एलिजिबल फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग through the centrally sponsored project Elephant after notifying the अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। यानी अब हम अपने एलिफेंट्स को और ज़्यादा कंजर्व कर पाएंगे, स्पेशली इन तमिलनाडु जहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। इट हैज़ ऑल्सो It has helped connect the population to other areas. श्रीवल्लीपुतूर, जहाँ पे श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है पैरियल लैंडस्केप में। अगर हम अगस्त्य मलय बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो क्या है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स के। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, और तमिलनाडु में स्प्रेड करता है, केरला को भी इंक्लूड कर लेता है, और ये अगस्त्य माला पीक के नाम पर रखा गया है। अब अगस्त्य माला जो हमारे अगस्त्य गुरु थे उनसे भी इंस्पायर्ड ये पीक है। In March 2016, it is included as World UNESCO Biosphere Reserve। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का, ये 2016 में बना था। इट कवर्स द पेपरा एंड सुदूरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाज अ नैयर सेंचुरी इन केरला, यानी ये सबको ये इंक्लूड करता है। बहुत बड़ा है, वाइड है। इट इज द होम टाउन ऑफ विच ट्राइब? कनिकरण ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स रहती? कनिकरण ट्राइब। और हमको ये भी याद रखना है कि कनिकरण ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये है तमिलनाडु से बिलोंग करती। ठीक है, और यहाँ पे आप मैप में अगस्त्य मलाई को देख रहे हैं इन द तमिलनाडु। इसके ऊपर है पैरियर, देन अन्नामलाई, पलानी, नीलंबर पाल घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरीज, दिस इज नीलगिरीज, ये नागिर होल है उसी में। और यहाँ पे आप बांदीपुर, मधुमलाई और मलनाड और भादरा जैसी चीज़ें भी देख रहे हैं। तो ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात करी गई थी। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है वो ऑल्टरनेटिव है सिंगल यूज प्लास्टिक का। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है उसका।
और कंपोस्टेबल प्लास्टिक किसने जो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है हमारी, वो इनकरेज कर रही है स्टार्टअप थ्रू लोन्स टू मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स को। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव ये यूज किया है हमने। इसको प्रोग्राम क्या सपोर्ट करेगा, इसको निधि प्रयास स्कीम के अंडर और नीति आयोग और UNIDO इसे सपोर्ट कर रहे हैं। निधि क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ठीक है, हार्नेसिंग इनोवेशन ये है निधि का फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट फॉर द NDA एंड CDSE टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर सेटिंग अप incubators, seed funds, acceleration and proof of concept। प्रयास एक हुआ था, प्रयास नाम की इनिशिएटिव लाई गई। प्रयास क्या है, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स अंडर द निधि स्कीम। निधि स्कीम के अंदर ही प्रयास लाया गया था फॉर सपोर्टिंग इनोवेटर्स एंड इंटरप्रेनर्स विद प्रयास ग्रांट्स। ओके, SUP जो है सिंगल यूज प्लास्टिक, आपको पता है जुलाई 2022 से बैन कर दी गई है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या है, इंक्लूड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। कंपोस्टेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती हैं जो पेट्रोकेमिकल और फॉसिल फ्यूल से बनती हैं। ठीक है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स जो हैं दे आर डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल मटेरियल्स। देखिए, जो जनरली हमारी प्लास्टिक्स होती हैं वो पेट्रोकेमिकल और फॉसिल फ्यूल्स से बनती हैं, लेकिन जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बन रही हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इसमें यूज किया जा रहा है, इस वजह से ये हमको याद रखना है। ओके, और इसके साथ साथ रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या यूज किया जा रहा है, तो कॉर्न, पोटैटो और स्टार्च, सेल्यूलोज, टोपियोइका, सोय प्रोटीन और लैक्टिक एसिड जैसी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। ये है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक। ठीक है, बायो प्लास्टिक भी जिसे हम कहते हैं, ये सब हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का वेटेज हर एग्जाम में बहुत अच्छा हो रहा है, तो इन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। बायोप्लास्टिक क्या होती है, मटेरियल बायोसोर्स्ड और बायोडिग्रेडेबल और बोथ एंड आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास रिसोर्सेज। इसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे कॉर्न, स्टार्च, सुगरकेन, कसावा। इससे जो प्लास्टिक बनती है दे आर बायोप्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सी होती है, प्लास्टिक अदर देन कंपोस्टेबल प्लास्टिक विच अंडरगो कंप्लीट डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस अंडर एम्बियंट एनवायरनमेंट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो जाती है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो अभी हमने पढ़ी, कंपोस्टेबल प्लास्टिक जिसमें हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो बनती है और कंपोस्टिंग होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस येट CO2, और ये क्या निकालती है, CO2 निकालती है, वाटर निकालती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बायोमास। देन आती है ऑक्सोडिग्रेडेबल। दीज आर द कन्वेंशनल प्लास्टिक सच एज द PE। ठीक, और उसके साथ साथ कन्वेंशनल प्लास्टिक है जो हम यूज करते हैं वही ऑर्डिनरी है, विच इंक्लूड एन additive to help them break down in smaller fragment which could lead to microplastic leakage in the environment। देखिए, इसमें एक एडिटिव मिलाया जाता है जिसकी वजह से ये डिग्रेड तो हो जाती है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक लीकेज होता है इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है PM2 पॉल्यूशन। ये न्यूज में था, इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है PM2.5 पॉल्यूशन, कॉन्टेक्स्ट है कि दिल्ली, कोलकाता फर्स्ट सेकंड ग्लोबली, दिल्ली है पहला और कोलकाता सेकंड ग्लोबली इन टू PM2.5 पॉल्यूशन एज पर द रिपोर्ट टाइटल एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज बाय US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। जो हमारी रिपोर्ट रिलीज करी थी ऑन एयर क्वालिटी हेल्थ इन सिटीज में, उसमें दिल्ली में फर्स्ट नंबर और कोलकाता में सेकंड नंबर, ये दोनों में PM2.5 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली क्या है, एनुअल एक्सपोजर लेवल ऑफ 110 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक ऑफ PM2.5 WHO ने जितना रिकमेंड किया है उसमें कितना होता है कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक, नहीं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
बट इसका एक्सपोजर दिल्ली का बहुत ज़्यादा है। और उसी तरीके से अगर कोलकाता की बात करें तो इसका 84 है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये लोग एक लिमिट से भी ज़्यादा क्रॉस करके जा रही हैं ये सिटीज़ आगे। तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं और ये हमारे लिए भी बहुत कंसर्न की बात है कि WHO की इस लिमिट से काफ़ी ऊपर की लिमिट क्रॉस कर दी है हमने इन टर्म्स ऑफ PM2.5 पॉल्यूशन। तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। संघाई सिटी आती है जो कि चाइना में है और ये जो है ये NO2 का बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही है, मोस्ट पॉल्यूटेड ड्यू टू NO2। और ट्रेंड ऑफ एक्सपोजर देखें तो PM2.5 का द रिपोर्ट फाउंड दैट एक्सपोजर टू PM2.5 pollution tended to be higher in cities located in lower and middle income countries। तो हमारी जो इंडिया आती है वो आती है मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज में। इस वजह से ये है इम्पॉर्टेंट। NO2 क्या है? NO2 exposure to NO2 was found to be higher across cities in high income as well as low and middle income। NO2 दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब हाई इनकम कंट्रीज में भी और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में भी ये NO2 पॉल्यूशन देखने को मिलता है। रीजन क्या है NO2 का? कि बर्न करते हैं हम फ्यूल्स को व्हीकल्स के, देन पावर प्लांट्स के, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के, रेसिडेंशियल कुकिंग हीटिंग, इन सब से NO2 का पॉल्यूशन निकलता है। ओके, नेक्स्ट, as city residents tend to live closer to busy roads and dense traffic, they are often exposed to higher NO2। तो जिनके घर जो हैं रोड पे बने हुए होते हैं उनको ज़्यादा डर है NO2 पॉल्यूशन का देन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में है उनके कंपेरिजन में। इम्पैक्ट क्या है? इन 2019 1.7 मिलियन डेथ हुई थी ड्यू टू PM2.5 एक्सपोजर। ठीक है, इस वजह से ये याद रखना है हमें। यहाँ पे आप ये इंडेक्स देख रहे हैं, काफी फॉन्ट इसका छोटा आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा कि पहले नंबर पे दिल्ली है इंडिया का और यहाँ पे 110, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है WHO के जो लिमिट रखी है WHO ने उससे आगे। ठीक है, देन कोलकाता आपको दिख रहा होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, और NO2 के कंपैरिजन में यहाँ पे शंघाई वाज द फर्स्ट, मॉस्को इज सेकेंड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर, TKDL। ये क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हैज बीन वाइडेंड टू यूजर्स। प्रीवियसली इट वाज लिमिटेड टू 14 पेटेंट ऑफिसर्स। अब क्या कर दिया है, ये थोड़ा और वाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है प्रमोट करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज कौन सी नॉलेज रिफर करती है? प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन ओवर द सेंचुरीज एंड अडेप्टेड बाय द लोकल कल्चर। हमारे इन्वायरमेंट और कल्चर को ये इंक्लूड करती है ट्रेडिशनल लैंग्वेज, इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे हम डिजिटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट इनैक्टेड द डिजिटल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 to preserve and maintain TK, that is traditional knowledge, and for equitable sharing and its benefit। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में भी हमने ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करी हुई है। ठीक है, और ये कन्वेंशन जो हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नगोया प्रोटोकॉल, उसमें भी ये सिग्नेटरी हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज वहाँ पर भी हम प्रमोट करते हैं। देन अगर TKDL की बात करें तो TKDL क्या करता है कि पब्लिकली अवेलेबल ट्रेडिशनल नॉलेज फैलाता है ये, और ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था बाय CSR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ CSIR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंडर है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और एम है कि इसे प्रिवेंट करना है, हमारे जो मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है कंट्री की ट्रेडिशनल नॉलेज का, उसको प्रोटेक्ट करना है हमें। फिर आती है बात हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विद CDRI। क्या है? एज CDRI इज इंडियाज लेड एंड इंडियाज हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल कोलिजन डू कीप अ शॉर्ट नोट ऑन इट। हमको ये याद रखना है कि CDRI हेडक्वार्टर जो है एग्रीमेंट हुआ था, इस वजह से CDRI के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि CDRI है क्या। CDRI है कोलिजन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
एक कोएलिशन बनाया गया है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल एंटिटी टैग देता है एज इंडिया साइन हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विद CDRI। व्हाट इज हेडक्वार्टर्ड एग्रीमेंट, क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द होस्ट कंट्री लाइक इंडिया hosting CDRI, ठीक है, टू डिटरमाइन द प्रिविलेज इम्यूनिटी एंड फैसिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इसको डिटरमाइन करने के लिए है। बेनिफिट क्या है इसकी, द पैक्ट विच इनेबल CDRI टू परस्यू फंक्शन इंटरनेशनली, ठीक है, उसके फंक्शन को इंटरनेशनली परस्यू करेगा विद ऑल राइट्स इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, सारे राइट इम्यूनिटी और प्रिविलेज, और अंडर दिस एक्ट ऑफ 1947, अंडर दिस एक्ट ऑफ 1947। ओके, देन अबाउट CDRI अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या है CDRI, तो इसे लॉन्च किया गया, लॉन्च बाय इंडियन PM इन 2019 में लाया गया एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है, UN क्लाइमेट एक्शन समिट में लाया गया। एम क्या है कि रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्रमोट करेगा टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। ओके, मेंबर कितनी है, 31 कंट्रीज हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्क क्या करता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है, इट वर्क्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंडाई, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, और फॉर DRR, ठीक है, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2015 से 30 के लिए उसको ये करता है प्रमोट, उसके साथ पेरिस क्लाइमेट को भी, उसके एग्रीमेंट को भी करता है प्रमोट। तो हमें ये याद रखना है, ये इसका सिंबल है। देन कोडारिया इलेंट, ये न्यूज में था, क्या है कोडारिया इलेंट, तो जर्मनी ने एक ट्रेन लॉन्च करी है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लीट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन होगी। कोडारिया लिमिट नाम है इसका। ट्रेन हैव अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स एंड अ मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी, इतनी, ये हमें याद रखना है। बाय यूजिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी, क्या करेगी, सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू चलेगी, ठीक है, और सेव करेगी 1.6 मिलियन लीटर मोर देन 422 गैलन्स ऑफ डीजल फ्यूल अ ईयर। तो ये इतना फ्यूल बचाएगी, प्लस ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री ने करी है, जर्मनी ने करी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इसका नाम ये हमें याद रखना है, और ये आप देख रहे होंगे इन द पिक। फिर बात करते हैं विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाय 2024, जो 2024 है तब तक पीक पकड़ेगा हमारा विंड एनर्जी। क्या है विंड एनर्जी में, एनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे न्यू विंड पावर प्रोजेक्ट्स का इन इंडिया विल पीक बाय 2024 and likely decline thereafter according to the report. After 2024, fresh projects are likely to wind, solar हाइब्रिड्स, यानी विंड और सोलर दोनों एनर्जी का यूज करेंगे, यानी यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे अपनी हाइब्रिड एनर्जी को, ठीक है, हाइब्रिड एनर्जी को आफ्टर 2024। सो फार ओनली 40 गीगावाट्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। विंड इंडस्ट्री की बात करें तो इंस्टॉल हैव बीन स्लोली स्लोइंग डाउन इन इंडिया सिंस 2017। Only 1.45 gigawatts of wind projects were installed in 2021। तो सिर्फ इतना ही विंड प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है। आपको यहाँ दिख रहा होगा इन द पिक्चर कि विंड डेवलपमेंट एरिया क्या है, कि ये एनर्जी की थर्ड नंबर पर रहने वाली एनर्जी है, और इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हमें याद रखना है स्टॉकहोम वाटर वर्ल्ड वाटर वीक 2022 के बारे में। क्या है स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक, कॉन्टेक्स्ट ये था कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा होस्ट कर रही थी वर्चुअल सेशन फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम वाटर वर्ल्ड वाटर वीक का। तो ये याद रखना है कौन कर रहा है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। व्हाट इज वर्ल्ड वाटर वीक, World Water Week is the leading annual event on global water issues organized by Stockholm International Water Institute (CIVI) in 1991। थीम क्या था वर्ल्ड वाटर वीक का 2022 की, सीइंग द अनसीन,
अनदेखे को देखना, मतलब जो देखा नहीं है उन चीजों को देखना है। द वैल्यू ऑफ वाटर, उस वैल्यू को देखना है जो हम अपने डेली लाइफ में यूं ही वेस्ट करते चले जाते हैं, उस चीज को देखना है हमें वाटर में, ठीक है। उस तरीके से सेव करना है वाटर को, तो वो इसकी थीम थी। वर्ल्ड वाटर वीक हिस्ट्री क्या है, 1991 में आई। अ पब्लिक वाटर फेस्टिवल है ये, was held in the Stockholm city to celebrate the fact that it was again possible for them to fish and swim in the city, ठीक है। as per the festival a water conference was held, ठीक। नेम स्टॉकहोम वाटर सिंपोजियम, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लीडिंग साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सिंपोजियम है जो कि अब वर्ल्ड वाटर वीक में प्रमोट हो गया है, बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे हम अनंगताल लेक के बारे में, जिसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अनंगताल लेक, ठीक। It dates back to 1060 AD. Anantal is situated in the north of the Jogmaya temple. कहाँ पर है, जोगमाया टेम्पल में है ये हमें याद रखना है, इन द जोगमाया टेम्पल एंड अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कुतुम कॉम्प्लेक्स, कुतुम कॉम्प्लेक्स के एकदम पास। इट वॉज बिल्ड बाय 11th सेंचुरी तोमर किंग अनंगपाल तोमर, उन्हीं के नाम पे अनंगताल लेक को रख दिया गया है, और अब ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड कर ली गई है अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट आती है हमारी पोर्टुलेका ओलारसिया, ये स्पेशीज बहुत न्यूज में थी। ये पोर्टुलेका ओलारसिया, ये क्या है, ये एक ऐसी वीड है जो कि हमारे हेल्प करेगी ड्रॉट से, ठीक है, विथस्टैंड कर जाती है ड्रॉट में भी, यानी सूखे में भी ये हरी भरी रहती है और हाईली प्रोडक्टिव है। कॉमन वीड एंड सक्लेंट है, और इसका नाम पर्सलेन भी है, ठीक है। ये तो इसका साइंटिफिक नेम है, जो इसका मेन नेम कॉमनली यूज होता है वो क्या है, पर्सलेन, ठीक। क्रॉप इन द वर्ल्ड बिसेट बाय द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज को भी टॉलरेट कर रही है, ड्रॉट को टॉलरेट कर रही है, और उसके साथ साथ प्रोडक्टिव है। ऐसी हमें क्रॉप मिली है, ऐसी एक स्पेशी मिली है, दैट इज पोर्टुलाका ओलरीसिया। ये बार बार रिपीट करेंगे नाम, आपको याद हो जाएगा, जितना आप रिपीट करोगे नाम को उतना याद होगा। पुरसा लेन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। पुरसा लेन इज इवोल्यूशनरी अडाप्टेशन दैट हेल्प इट टू बी बोथ हाईली प्रोडक्टिव एंड ड्रॉट टॉलरेंट। एक तो ये हाईली प्रोडक्टिव है, और उसके साथ साथ ये ड्रॉट टॉलरेंट भी है, और अनलाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट, मतलब एक प्लांट्स के कॉम्बिनेशन में भी रह जाती है, जीवित रहती है। अदर यूजेस क्या है, हैज बीन यूज्ड एज अ फोक मेडिसिन, फोक मेडिसिन के तौर पे, फर्ब्यूरेज के तौर पे, एंटीसेप्टिक और वर्मीफ्यूज के तौर पे भी यूज होती है। आप इस इमेज में से देख रहे होंगे। देन आया है वर्ल्ड लायंस डे, अगस्त 10 को मनाया जाता है वर्ल्ड लायंस डे, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट की, वर्ल्ड लायंस डे किस डेट को मनाया जाता है। आपको होमवर्क सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस बोलें तो ओवर द कोर्स ऑफ 5 decades द ग्लोबल लायन पॉपुलेशन हैज डिक्रीज बाय 95%, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई 95% से। देन इंक्रीज इन पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है। अगर हम लायन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। लायंस जो होते हैं, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट कैट आफ्टर टाइगर, ठीक है। दे लिव इन ग्रुप, ठीक, जिसको हम प्राइड कहते हैं लायन में इस ग्रुप को, ठीक है। प्राइड ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ लायंस। द लायन इज एन एपेक्स एंड अ कीस्टोन प्रेडेटर, ये एक एपेक्स स्पेशी है और इसके साथ साथ ये कीस्टोन स्पेशी है, यानी ये मेन स्पेशी है। देन IUCN स्टेटस में, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, IUCN स्टेटस हमें याद रखना है। तो IUCN स्टेटस में जो एशियाटिक लॉयन है वो इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन लॉयन है वल्नरेबल। अफ्रीकन लॉयन थोड़े बड़े होते हैं एशियाटिक लॉयन से, ठीक है। इंडिया में गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, गुजरात में इज द होम इज टू द ओनली वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ लायन आउटसाइड द अफ्रीका, सिर्फ एक जगह है इंडिया में, दैट इज गिर। द पॉपुलेशन ऑफ लायन वॉज कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग इन इंडिया, अभी बढ़ी है हम लोगों में।
डिफरेंस क्या है मेल एंड फीमेल में कि मेल हैव द थिक मेन ऑफ द हेयर अराउंड देयर हेड वाइल फीमेल डोंट हैव इट, ठीक है। और डिफरेंस है एशियाटिक और अफ्रीकन में ये कि जो मेल एशियाटिक हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं, स्पार्स होते हैं और डार्क मेन होते हैं कंपेयर टू द फुलर मेन ऑफ द African lion. And the most distinguished characteristic of Asiatic lion is the longitudinal fold of skin. इसकी जो fold of skin है वो longitudinal होती है, ये मेन है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। देन IUCN स्टेटस आपने देखा, एशियाटिक लॉयन का इंडेंजर्ड है और वल्नरेबल है अफ्रीकन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये चीज याद रखनी है कि एशियाटिक का इंडेंजर्ड और अफ्रीकन का वल्नरेबल है, ओके। August 10 इज वर्ल्ड लायन डे, इतनी चीज हमको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है एलिफेंट। एलिफेंट न्यूज में रह रहा है, अगर से मलाया भी न्यूज में था, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? बस लायन डे के 2 दिन बाद, दैट इज August 12, वो था August 10, ठीक है। तो देखिए कितना आप ऑलमोस्ट इससे याद करके जा रहे हैं, अपना स्टार्टिंग पार्ट भी कवर कर लीजिए यहीं से कि August 10 है वर्ल्ड लायन डे और August 12 है एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। और ये भी अवेयरनेस फैलाता है अबाउट एलिफेंट। हिस्ट्री बताएं तो को वर्ल्ड एलिफेंट डे को किसने फाउंड किया? दैट इज पैट्रिक सिम्स ने फाउंड किया। पैट्रिसिया सिम्स ने कैनेडियन फिल्म मेकर थे, ठीक है। तो नंबर्स इसके भी इंक्रीज कर गए हैं इंडिया में, ठीक है, अभी अच्छे ही चल रहे हैं। 30,000 एलिफेंट है एज पर 2017 काउंट, ठीक है, इन इंडिया। और अगर हम बात करें कि एलिफेंट की, तो एलिफेंट भी दो होते हैं, एशियाटिक एलिफेंट होते हैं और हमारे अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। एशियन एलिफेंट्स में भी स्पेशीज आती हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट है मोस्ट वाइड स्प्रेड है, देन श्रीलंकन लार्जेस्ट, सुमात्रन स्मॉलेस्ट होते हैं। और कंसर्न्स की बात करें तो इसकी पोचिंग होती है, हैबिटाट लॉस के कारण ये कम हो रहे हैं, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लगातार। स्टेप टेकन, यानी क्या कदम उठाए गए हैं? तो न्यू एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है मैसूरू में, देन अलाइन ग्रास फॉर एलिफेंट टू ग्रो, देन गज यात्रा निकाली जाती है, माइक प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिए फॉर CDSE एंड NDA टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, वो स्टूडेंट्स याद रखिए इसका फुल फॉर्म। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लाया गया इन 1992, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये। और इंडियन हाउसेस अबाउट 60% ऑल एशियन एलिफेंट बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट का। तो अगर बात करें तो अफ्रीकन जो हमारे एलिफेंट्स हैं वो क्या है IUCN लिस्ट में? इंडेंजर्ड, और जो एशियन है वो भी इंडेंजर्ड है। देन अफ्रीकन फॉरेस्ट जो एलिफेंट है दो होते हैं, एक अफ्रीकन बुश एलिफेंट होता है, एक अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होता है। तो जो अफ्रीकन बुश है वो इंडेंजर्ड है और जो फॉरेस्ट है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एशियन की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि UPSC की प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन 2020 में आया था एलिफेंट पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज द फीमेल। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, फीमेल ही होती है। और इसका मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो है 22 मंथ का होता है, दिस इज ऑल्सो राइट। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, नहीं ये गलत है स्टेटमेंट। और इसके साथ अगर बात करी जाए तो जो है हमारे स्टेट्स हैं इन इंडिया, द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? इन द केरला, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ मिलती है। खैर आपको मैं बता देती हूँ, कर्नाटका में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे मिलती है। इन केस आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट भी करिएगा, ठीक है। देन अंगोली ब्रीड ऑफ कैटल, ये न्यूज़ में थी, ये एक जो है काऊ की ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट बहुत अच्छी स्पेशी होती है,
कैटल की, इस वजह से हमें ये याद रखना है। इसके जो दूध होता है, जो इसका मिल्क होता है, वो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और इसमें A2 काउ मिल्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फेचर्स अ प्रीमियम प्राइस, इसका प्रीमियम प्राइस यहाँ पे आप प्राइस देख रहे होंगे 150 पर लीटर होता है, तो काफ़ी कॉस्टली है ये, ठीक है। और हाई इंटरनेशनल डिमांड है इसकी, इंटरनेशनली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी इसकी, इसके मिल्क की काफ़ी डिमांड है। और यहाँ पे आप इमेज में इसका फोटो देख रहे हैं, ये है अंगोले, अंगोले काऊ ब्रीड, ओके। तो इतने करंट अफेयर्स गाइस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑफ आवर अगस्त मंथ। ये इन्वायरमेंट के करंट अफेयर हैं अगस्त मंथ के। और अब इसके बाद मैं डिफेंस के भी लाऊंगी। डिफेंस के बाद डिफेंस और इन्वायरमेंट के जो थोड़े बहुत और बचे करंट अफेयर हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाने वाली हूँ। तो आप अगस्त के जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हम सेक्शनल कवर करेंगे, डीप में कवर करेंगे, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और इजीली हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। टिल देन आप लोग इसको रिवाइज करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जितना हो सके गाइज लाइक और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।